अब देखा, जमीन तो खरीद लिया गया, जमीन का केबाला भी है, लेकिन दाखिल खारिज में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। और वो समस्या क्या है आज आपको ये बताएंगे। यानी जमीन का टुकड़ा है, जमीन पर तो यहाँ पर खेती भी करना शुरू हो गया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जमीन खरीद हुआ, जमीन की रजिस्ट्री हुई यहाँ पर, और जमीन का जो रजिस्ट्री का दस्तावेज है उसी को लेकर जो है यहाँ पर दाखिल खारिज अप्लाई भी किया गया। सारा कुछ सही है, लेकिन जब दाखिल खारिज प्रक्रिया में गया एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। अगर इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है तो क्या समस्या होगा? अगर दाखिल खारिज हो जाता है तो उसका क्या मान्यता होगा, और ये जमीन का केवाला अगर सिर्फ रह जाता है तो उसका क्या कानूनी वैल्यू है, उसको जरूर जान लें। अगर आपके जमीन का भी दाखिल खारिज रुका हुआ है, मान लेते हैं किसी कारणवश नहीं हो रहा है, या आपका दाखिल खारिज किसी कारणवश रिजेक्ट कर दिया गया, आपका दाखिल खारिज पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन आ गया है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अगर आपको नियम नहीं पता है, आप कानून की 99 चैनल जो है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, और उसके बाद जो भी आपका सवाल है आप कमेंट में पूछेंगे। जो समस्या होगा वो कमेंट में पूछेंगे, मेरा प्रयास रहेगा उस टॉपिक पे जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाने का। अब यहाँ पर देखें कि इसमें क्या समस्या उत्पन्न हुआ कि ये जो जमीन का टुकड़ा है इसकी रजिस्ट्री तो हो गई, इन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराई, जमीन को दाखिल खारिज के लिए अप्लाई भी कर दिया गया। जब ये प्रक्रिया में गया तो एक समस्या उत्पन्न हो गया। समस्या ये था कि जो वर्णित भूमि क्रेता को केबाला तो प्राप्त है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ये जमीन का केबाला है, और ये जो व्यक्ति हैं ये जमीन का क्रेता है। यानी सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? जमीन को खरीदने वाला। बेचने वाला तो पैसा लिया और आपको भूल गया। यानी सबसे बड़ा समस्या जो उत्पन्न होगा किसको? खरीदने वाले को। अब उनको अपना दस्तावेज को सही कराना है ताकि किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहे और भविष्य में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो इन सभी को से बचने के लिए जो है यानी सारा दस्तावेज जो लोग हैं वो सही करवा लेते हैं। तो इन्होंने भी वही किया, जमीन का जो इनका केबाला प्राप्त है उसको आवेदन लगा दिया। अब आवेदन तो लगा दिया, लेकिन साथ आपसी बंटवारा का जो पत्र है वो संलग्न नहीं किया गया। और ऐसा क्यों माना गया? इसलिए कि जो विक्रेता जमीन बेचने वाला था, तो यहाँ पर जमीन बेचने वाला जो अमित है और इसका भाई यहाँ पर रंजन है ना, तो ये दोनों के नाम से अगर बात करें सबसे पहले तो ये खतियानी संपत्ति है, इनका खतियानी जमीन है। और जमीन का जमाबंदी जो है, जमाबंदी साथ में दर्ज है, साथ में दर्ज है। अब इसमें क्या हुआ, बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन विक्रेता जो अमित है, अमित ने जो जमीन बेचा वो इस प्लॉट से, ये जो जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं ना, इससे अपने हिस्से से ज्यादा भूमि वो बेच दिया है। कितना बेच सकता है? अब दो हिस्सेदार है तो आधा बेचेगा, आधा से अधिक बेचेंगे तब तो फिर वहां पर समस्या होगा, लगेगा कि नहीं आप कुछ जो है गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं तो अगर आपका बंटवारा में ये प्लॉट पूरा आपके हिस्से में है तो आप बेच सकते हैं। बंटवारा में अगर ये पूरा प्लॉट आपके हिस्से में नहीं है तो फिर नहीं बेच सकते हैं, तब तो वेरीफाई करना होगा। तो आपसी बंटवारा जो आपका हुआ है ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। विक्रेता द्वारा हिस्से से ज्यादा भूमि विक्रय यहां पर किए गए हैं। विक्रेता के द्वारा जो है ना, जितना ये जमीन में हिस्सा होना चाहिए है ना, हिस्से से जो ज्यादा यहां पर जमीन विक्रेता ने इस जमीन का जो टुकड़ा उससे बेचा है। अब ये खतियानी रैयत से संबंध नहीं मिलता। सीधी सी बात है, ये भी है कि खतियान में जो आदमी है, खतियानी रैयत कहने का मतलब है कि खतियान में जो आदमी है उससे किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं मिलता है। अब खतियान में दादा का नाम है, अब बेच रहा है पोता, तो उसका नाम कैसे आएगा? तो बाद की बात है। लेकिन पोता तो जमीन को बेच रहा है, तो अब ये तो संबंध मिलेगा कहां से? पोता का तो नाम उस पर दर्ज ही नहीं है।
तो ये प्रक्रिया होता है कि आवेदक को जो है ना, जो आवेदन करता है, आवेदन करता कौन? क्रेता। क्रेता को क्या भेजा जाएगा? यहाँ पर जो है उससे मांगा जाएगा कि आप जो है बंटवारा पत्र की मांग करें और हमें दें यहाँ पर। और खतियानी रैयत की सहमति की भी मांग की जा सकती है। मतलब खतियान का जो उत्तराधिकारी है, कहने का मतलब है कि इस खतियान जो आप जमीन ये देख रहे हैं, खतियानी जमीन जो देख रहे हैं, खतियान अगर मान लेते हैं 5, खतियान में अगर देखा जाए 5 हिस्सेदार है तो 5 हिस्सेदार की सहमति मांगी जा सकती है। उसके बाद ही आगे का किसी प्रकार का कोई कार्रवाई किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर अगर ऐसा नहीं करेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा और अगर हम ये नहीं देते हैं तो क्या होगा? तब यही होगा कि आपके द्वारा जो यहाँ पर एक तरह से म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया गया, दाखिल खारिज के लिए जो अप्लाई किया गया, उसको यहाँ पर कर दिया जाएगा रिजेक्ट। यानी ये हो जाएगा कैंसल, आपका रिजेक्शन में चला जाएगा। और एक बार अगर आपका रिजेक्शन में चला गया तो फिर आपको अपील करना होगा, आगे का प्रक्रिया में जाना होगा। ये तरीका है। यानी अगर प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस है कि अगर आप ये दस्तावेज नहीं प्रस्तुत करते हैं तो ये दाखिल खारिज रिजेक्ट जो है वो हो जाएगा। इसके अलावे भी इसमें एक यहां पर देखा जाए कि अगर विक्रेता जो है वो अपने हिस्से से, विक्रेता अपने हिस्से से अधिक अगर प्रॉपर्टी को बेचता है, मान लेते हैं अधिक प्रॉपर्टी को कोई विक्रेता जो है अगर वो बेच दिया, तो होगा क्या यहां पर कि अब यहां पर अगर कोई हिस्सेदार को आपत्ति है, यानी ये भी एक समस्या उत्पन्न होता है कि अगर कोई हिस्सेदार को आपत्ति है तो हिस्सेदार क्या कर सकता है? जो हिस्सेदार है ना, हिस्सेदार वो दावा कर सकता है। अगर वो ऑब्जेक्शन लगा दिया, यहां पर गया और वो क्या किया, हिस्सेदार ने यहां पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, तो अगर वो ऑब्जेक्शन लगा दिया तो भी इसको जो है एक तरह से रिजेक्ट किया जा सकता है। तो वो आपत्ति दर्ज करा दिया कि मेरे हिस्से को बेच दिया, अब मेरे हिस्से को जो बेचा वही यहां पर क्रेता दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया। हिस्सेदार लगा दिया ऑब्जेक्शन, खतियानी प्रॉपर्टी बेचा गया था, तो दाखिल खारिज हो जाएगा रिजेक्ट। यानी आपका आपस में ही विवाद है तो पहले बंटवारा कर लें, पहले अपनी प्रॉपर्टी का दस्तावेज अलग अलग कर लें, उसके बाद बेचें। अगर बंटवारे को सभी हिस्सेदार राजी नहीं है तो कोर्ट में जाकर पार्टीशन करके आप बंटवारा कर लें, लेकिन आप पहले कर लें, उसके बाद ही आप बेचने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये यहाँ पर दाखिल खारिज का मान्यता। और यानी अगर आपके पास केवाला है तो केवाला का क्या मान्यता है? तो केवाला का मान्यता यही है कि वो एक सेल डीड है। अगर आपका दाखिल खारिज वेरीफाई हो गया तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं वो ऐसा दस्तावेज है जिससे आप अपना मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। और अगर आपका एक तरह से सेल डीड सही है, विक्रेता का इंफॉर्मेशन सही है, तो आपका दाखिल खारिज भी हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कानून की 99 चैनल को आप पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।